ज्वाइंट फैमिली में गांव की जेठानी, शहरी देवरानी का पहनावा। कॉलोनी के खुले प्रांगण में सत्यनारायण भगवान की कथा का सुंदर पंडाल सजा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की लड़ी और जलते हुए दियों की रोशनी फैली हुई है। पंडाल में बहुत सारे लोग जमीन पर दरियों पर बैठे हुए हैं। मंच के पास ममता और उसकी बड़ी बहू माया बैठी हुई ढोलक की थाप पर बहुत ही सुरीली आवाज में भक्ति भजन गा रही है। उन्हें देखकर आसपास की औरतें बात करते हुए, प्रतिभा बहन, जरा देखो ममता और उनकी बहू माया को। ये दोनों कितने संस्कारी और सादे विचार वाले लोग हैं ना। हाँ महेश्वरी बहन, सही कह रही हो तुम। पूरे मोहल्ले में कहीं भी पूजा पाठ का प्रोग्राम होता है तो लोग सबसे पहले इन्हीं के घर न्योता देने पहुंचते हैं। और भला लोग न्योता क्यों ना दे, सास तो खुद संस्कारी थी ही और अपने लिए बहू भी कितनी संस्कारी ढूंढ कर लाई है। देखो तो सही, दोनों कितनी तन्मयता से भजन गा रही हैं। सच में हम ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी के लोग इनके संस्कारों की तारीफ करते नहीं थकते। भजन पूरा होता है और पंडित जी सबको आरती देते हैं। ममता और माया उठकर आरती लेती हैं और लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं। कथा का समापन होने के बाद ममता और माया हाथों में प्रसाद के डिब्बे लिए पैदल अपने घर की तरफ लौटती हैं। तभी सामने कॉलेज की दो लड़कियां छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनकर जा रही थीं। उन्हें देखकर ममता अपनी बहू से, राम राम, देखो तो बहू, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, कैसे अजीब और छोटे छोटे कपड़े पहनकर सड़क पर घूम रही हैं। हाँ माँ जी, जमाना बहुत बदल गया है। आजकल की लड़कियों को अपनी सहूलियत ही सबसे ज्यादा पसंद आती है। मुझे तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो बस अपने घर परिवार के पुराने संस्कारी तौर तरीके ही भाते हैं। इसीलिए तो मैं तुझे गांव से तुझे ढूंढ कर लाई थी। तू भी बिल्कुल मेरे जैसी संस्कारी और शांत स्वभाव की है। आप सही कह रही है माँ जी, इंसान का संस्कार सबसे पहले उसके पहनावे और उसकी बोली भाषा से ही नजर आती है। ममता और माया बातें करते करते घर आ जाती हैं। हॉल में सोफे पर दादी सास सावित्री बैठी अपने पैरों को मल रही हैं। पास में ही ससुर महेश अखबार पढ़ रहे हैं तो माया आगे बढ़कर प्रसाद देते हुए, दादी माँ, ये लीजिए कथा का प्रसाद। आज तो पांडाल में बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन हुआ। आप भी चलती तो बहुत अच्छा लगता। क्या बताऊं बहू, आज सुबह से मेरे जोड़ों में इतना भयानक दर्द हो रहा है कि मैं जमीन पर बैठ ही नहीं पाती। कोई बात नहीं दादी माँ, आज रात को जब मैं आपके पास बैठने आऊंगी तो आपके पैर दबाते दबाते पांडाल की सारी बातें बताऊंगी। बहू, तुम अपनी दादी से बातें बाद में कर लेना, पहले रसोई में जाकर जल्दी से खाना बना दो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी ननद निशा और देवर राहुल अपने कमरे से बाहर आते हैं। हाँ भाभी, आज तो बाहर मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। हल्की हल्की बारिश जैसा माहौल है। आज अब वही मिट्टी के चूल्हे वाली गर्मा गर्म रोटियां और बैंगन का भरता बना दो ना। अरे वाह निशा, बिल्कुल सही याद दिलाया। हाँ बहू, तो आज मक्के और ज्वार की गर्मा गर्म रोटियां, भट्टे का चटपटा भरता और सिलबट्टे की तीखी चटनी बना दो। और भाभी, अगर उन गर्मा गर्म रोटियों के साथ बेसन के कुरकुरे पकौड़े भी मिल जाएं तो आज के खाने का मजा ही दोगुना हो जाएगा। समझ गई आप पूरे परिवार की क्या क्या फरमाइशें हैं। आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी रसोई में जाकर सब बनाती हूँ। माया घर के पिछले आंगन में जाती है जहाँ एक छोटा सा शेड बना है और पुराना मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है। माया चूल्हे के पास बैठती है और उसमें सूखी लकड़ियां और उपले लगाकर आग जलाती है और फिर बहुत ही कुशलता से काम करती है। थोड़ी ही देर में मक्के की गर्मा गर्म रोटियां, सिलबट्टे की चटनी और बेसन के पकौड़े बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाते हुए राहुल, वाह भाभी, आपके हाथ में तो सचमुच जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिल सकता। धन्यवाद देवर जी, आपको खाना पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई। वैसे एक बात बताइए भाभी, आपने इतनी सारी चीजें सीखी कहाँ से? खाना भी इतना बढ़िया बनाती हैं, कपड़े भी बहुत सुंदर सिलती हैं और दिखती भी बहुत अच्छी हैं। अरे अरे देवर जी, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कहीं आपने अपने लिए कोई लड़की तो पसंद नहीं कर ली है? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। बहुत सही कह रही है। मैं राहुल की भी शादी तेरे जैसे किसी संस्कारी लड़के से कराऊंगी। राहुल अपनी दादी की बात पर मुस्कुरा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और माया अपने ससुराल को अच्छी तरह संभालने लगती है। उस समय पर खाना बनाकर सबको खिलाती है, सबका ध्यान रखती है और परिवार के सभी लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय माया धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर छत पर आती है और रस्सियों पर कपड़े सुखाने लगती है। तभी बगल वाली छत पर पड़ोस की बहुएं कीर्ति और कंगना
अपने मोबाइल कैमरा स्टैंड पर लगाकर रील बना रही हैं। कीर्ति माया को देखकर, अरे माया भाभी, तुम पूरे दिन घर के कामों में ही उलझी रहती हो, कभी हमारे पास भी आया करो, हम तीनों मिलकर अच्छी अच्छी रील बनाएंगे। अरे कीर्ति, मुझे ये सब कहाँ आता है, और फिर घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है कि इन सब चीज़ों का समय ही नहीं मिलता। भाभी मेरी मानो तो अब अपने देवर की शादी करवा दो। जब घर में छोटी देवरानी आ जाएगी तो काम आधा हो जाएगा, और फिर तुम भी हमारी तरह आराम से रील बनाना। हाँ माया, घर में देवरानी का होना बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों सही कह रही हो। आज ही मैं माँ जी से देवर जी की शादी की बात चलाती हूँ। माया कपड़े फैलाकर नीचे आ जाती है। रात के समय बेडरूम में ममता और महेश बातें कर रहे हैं। तभी माया हाथ में दूध का ग्लास लेकर कमरे में आती है और अपने सास ससुर को दूध देते हुए, माँ जी, पापा जी, ये लीजिए। रख दे बहू, तू भी बैठ यहाँ थोड़ी देर। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब देवर जी की भी शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना अब उनके लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढकर उनकी शादी की बात चलाई जाए। तभी निशा वहां आकर, हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भैया की शादी हो जाएगी तो घर में एक और नई भाभी आ जाएगी। हाँ बहू, मैं भी पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही थी। मैंने पंडित जी को फ़ोन करके घर बुलाया है। मैं तो चाहती हूँ कि तेरे जैसी ही संस्कारी और गुणी बहू इस घर में आए। बातें करने के बाद माया निशा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पंडित जी घर के हॉल में बैठे अपनी कुंडली की फाइल खोलते हुए, महेश जी, आपने मुझे बुलाया था ना। मेरे पास राहुल के लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की का रिश्ता आया है। पंडित जी, लड़के का नाम क्या है और परिवार कौन सा है? लड़की का नाम शिल्पा है। बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की है। बड़ों की इज्जत करना और घर के सारे काम संभालना जानती है। देख लो बेटा, अगर तुझे लड़की की फोटो पसंद है तो हम बात आगे बढ़ाएं। माँ, आपकी और पिताजी की पसंद ही मेरी पसंद है। आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगले दिन परिवार वाले शिल्पा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। शिल्पा एक सुंदर सूट पहनकर, सिर ढककर सभी के सामने आती है। तभी ममता माया से, माया बहू, लड़की तो देखने में सुंदर और संस्कारी लग रही है। हाँ माँ जी, और देवर जी भी कितने खुश नजर आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आता है और शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिन के बाद धूमधाम से बारात जाती है और शिल्पा दुल्हन बनकर घर आ जाती है। शादी के अगले दिन घर के हॉल में मोहल्ले की औरतों की भीड़ लगी है। मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। बड़ी बहू माया हाथ में ट्रे लेकर सबको चाय और नाश्ता परोस रही है, जिसे देखकर प्रतिभा, ममता जी, आपकी छोटी बहू शिल्पा भी बहुत सुंदर है। अरे सुंदर होने से क्या होता है बहन, असली चीज तो संस्कार होते हैं। अब जरा बड़ी बहू माया को ही देखो, सुबह से पूरे घर को अकेले संभाले हुए हैं। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। मेरी बड़ी बहू माया तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। इसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अपनी नई भाभी के बगल में बैठी निशा माया की तारीफ सुनकर अपनी छोटी भाभी के कान में, देखा छोटी भाभी, बड़ी भाभी की कितनी तारीफ हो रही है, और हो भी क्यों ना, वो है ही तारीफ के लायक। इस देहाती गवार में ऐसा भी क्या खास है जो सब लोग इसी के गुण गा रहे हैं? दिखने में तो बिल्कुल सीधी सादी लगती है। माँ जी, मुझे इस भारी घूंघट में बहुत घुटन हो रही है। कितने देर तक ऐसा बैठना पड़ेगा? कोई बात नहीं बहू, तू अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ले। माया वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शाम के समय शिल्पा पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में आती है। वो कटिंग बोर्ड पर सब्जियां और पास्ता का पैकेट निकालती है। तभी माया रसोई में आती है और स्लैब पर रखे पास्ता, बर्गर और सॉस के डिब्बे देखकर चौंकते हुए, देवरानी जी, आप क्या बना रही हैं पहली रसोई में? जेठानी जी, मैं आज पहली रसोई में सबके लिए स्पेशल इटालियन पास्ता, बर्गर और चाउमीन बना रही हूँ। लेकिन देवरानी जी, हमारे घर में ये सब मैदे वाली चीज़ें कोई नहीं खाता। दादी माँ के पेट में अक्सर दर्द रहता है और पापा जी का भी डाइजेशन खराब हो जाता है। आपको कोई सादा भारतीय खाना बनाना चाहिए। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, आज के ज़माने में सबको यही सब पसंद आता है। आप देखिएगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। रात के खाने की टेबल पर शिल्पा पास्ता और बर्गर की प्लेट सजाती है। परिवार के सभी लोग मेज पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। तभी सावित्री, अरे ये क्या रबर जैसा खाना बना कर ले आई छोटी बहू। बड़ी बहू, तुझे तो पता है ना कि हम ये सब विदेशी खाना नहीं खाते हैं। माँ सही कह रही है छोटी बहू, इन सब खानों से सिर्फ हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। बड़ी बहू, तू जल्दी से जाकर हम सबके लिए कुछ सादा खाना बना कर ले आ। माया तुरंत रसोई में जाती है और फिर जल्दी जल्दी सब्जियां काटती है। गर्मा गर्म वेज पुलाव बनाकर ले आती है। सब लोग खुशी खुशी पुलाव खाने लगते हैं। पुलाव खाते हुए ममता,
देखा छोटी बहू, सीख अपनी बड़ी जेठानी से। इसने इतने सालों से घर को संभाला है, ये परिवार के एक एक सदस्य की पसंद नापसंद जानती है। मैं चाहती हूँ कि तू भी इसके जैसी बने। शिल्पा अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन ना जाने जेठानी जी ने इन लोगों पर क्या जादू कर रखा है, जिसको देखो इन्हीं के गुणगान गाता है, मेरी तो कोई बात भी नहीं करता। सभी लोग खाना खा लेते हैं। रात को शिल्पा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है और गुस्से में तकिए को पटकते हुए राहुल से, ये क्या तरीका है राहुल? जब देखो सब लोग तुम्हारी बड़ी भाभी की ही तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ, यहाँ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। शिल्पा तुम बेकार में गुस्सा कर रही हो। भाभी इस घर में बहुत सालों से हैं और बहुत अच्छी हैं, इसीलिए सब उनकी तारीफ करते हैं। तुम भी धीरे धीरे इस परिवार में अपनी जगह बना लोगी। क्या मैं यहाँ किसी के मन में जगह बनाने आई हूँ? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मैं इस देहाती औरत से बेहतर हूँ। शादी को कुछ दिन बीत चुके हैं। शिल्पा घर में सीधी सादी साड़ियों में ही घूमती है, लेकिन उसका मन घुटन भरे माहौल से तंग आ चुका है। एक दिन वो अपने कमरे में मोबाइल देख रही थी, तभी उसके मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन आ जाता है। हाँ सेजल, बता कैसी है? यार तू तो शादी के बाद हमें भूल ही गई। अरे यार क्या बताऊँ, इस ससुराल के चक्कर में तो मेरी पूरी लाइफ ही बोरिंग हो गई है। वैसे आज शाम को क्लब में दोस्तों की पार्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगी। थीम जीन्स टॉप है ना? ठीक है, मैं शाम को पहुँचती हूँ। फोन रखते ही शिल्पा अपनी अलमारी के अंदर रखे हुए बैग से एक स्टाइलिश जीन्स और कट स्लीव्स टॉप निकालकर पहन लेती है और अपने बाल खोलकर मेकअप करते हुए अपने आप से, बहुत हो गया ये सादगी और संस्कारी बहू बनने का ढोंग। आज तो मैं सबको अपना असली रूप दिखाकर ही रहूंगी। शिल्पा जीन्स, छोटा टॉप और हाई हील्स पहने हाथ में पर्स लटकाए हुए हॉल में आती है। उसे इस अवतार में देखकर ममता के साथ साथ बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। राम राम, हे भगवान, ये क्या पहन रखा है छोटी बहू? साड़ी छोड़कर तूने ये कैसे कपड़े पहन लिए? ये कौन से कपड़े हैं तेरे? बहू लगता है तेरा राहुल से झगड़ा हो गया, इसीलिए तूने गुस्से में ये पहन लिया। कोई बात नहीं बेटा, जाकर कपड़े बदल ले। मियाँ बीवी में तो ऐसे झगड़े होते हैं। नहीं दादी माँ, मैंने झगड़ा करके ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो शिल्पा? तुम तो संस्कारी कपड़े पहनती थी। बस बहुत हो गया, अब मैं और शांत नहीं रह सकती और ना ही साड़ी पहनकर नौटंकी कर सकती हूँ। मेरा यही असली रूप है। क्या बकवास कर रही है तू? राहुल ये सब क्या है? तूने तो कहा था कि लड़की संस्कारी और सीधे साधे परिवार की है। ये सब देखकर राहुल शिल्पा के पास आकर धीरे से उसके कान में, शिल्पा तुम्हें आज ही ये सब बताने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन और सब्र नहीं कर सकती थी क्या तुम? नहीं राहुल, मुझसे अब और नाटक नहीं होता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं ज्यादा दिन ये सब नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों की पार्टी में। शिल्पा हील्स की कड़ कड़ आवाज करती हुई बाहर निकल जाती है। तब महेश गुस्से से राहुल की तरफ देखते हैं। राहुल, हम कुछ समझे नहीं। ये सब क्या नाटक चल रहा है? तूने हमसे क्या छुपाया था? हाँ पापा मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल शिल्पा मेरी कॉलेज की दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राहुल अपने अतीत के पन्नों में खो जाता है। पार्क में राहुल और शिल्पा बेंच पर बैठे हैं। पास ही उनके दोस्त भी बैठे हैं। शिल्पा ने जीन्स टॉप पहन रखा है। राहुल, तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? शिल्पा, मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ को सिर्फ सीधी और संस्कारी लड़की ही पसंद है। तुम इतनी मॉडर्न हो, मेरी माँ कभी नहीं मानेगी शादी के लिए। देखो राहुल, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। कोई प्लान बनाओ। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हमारे पारिवारिक पंडित जी तुम्हारे परिवार वालों को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं पंडित जी को तुम्हारी साड़ी वाली फोटो देकर मना लेता हूँ। वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएंगे तो सबको लगेगा कि अरेंज मैरिज है। हाँ, ये प्लान सही रहेगा। और मैं भी शादी के बाद कुछ दिन साड़ी पहनने का नाटक कर लूंगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर सकती, समझे ना? हॉल में महेश, सावित्री और माया गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। राहुल, तूने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हमने सोचा था कि एक और संस्कारी बहू आएगी, लेकिन ये तो इतनी बदतमीज निकली। माँ जी, आप लोग शांत हो जाइए। जब जो होना था सो हो गया। देवरानी जी देवर जी की पसंद है और अब तो इस घर की बहू है। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। हाँ बहू, अब तू ही समझाना उसे। रात के समय माया बालकनी में खड़ी नीचे गली की तरफ देख रही है। तभी शिल्पा जीन्स टॉप में वापस आती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। माया सीधे शिल्पा के बेडरूम में जाकर समझाते हुए, देवरानी जी आप आ गई।
देखिए, मैं मानती हूँ आप शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन अब आप इस परिवार की बहू हैं। परिवार के मान सम्मान और बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखना अब हम बहुओं का ही फर्ज होता है। इसलिए थोड़े ढंग के कपड़े पहना करिए, सब खुश रहेंगे। जेठानी जी, आप मुझे ज्ञान देना बंद कीजिए। मैं आपकी तरह कोई गांव की गवार नहीं हूँ जो 24 घंटे साड़ी में घूमूं। शिल्पा इतना कहकर वॉशरूम में कपड़े बदलने चली जाती है। माया बेचारी मुंह लटकाए भारी मन से रसोई की तरफ जाती है। अगली सुबह हॉल में बैठकर महेश सबको बताते हुए, शांति का फोन आया था, उसकी बेटी की सगाई का फंक्शन है। सुनने में आया है कि सगाई में बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। शांति ने हमारी दोनों बहुओं को खास न्योता दिया है। तुम लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लो, ठीक है? अच्छा, ननन जी ने कॉल किया था। ठीक है, तो हम जरूर जाएंगे। माया बहू, आज बाजार जाकर फंक्शन के लिए शॉपिंग कर लेंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती हैं। माया एक सुंदर सी साड़ी पहने सिर को ढककर बाहर आती है, तो वहीं शिल्पा एक स्कर्ट और टॉप पहनकर ओपन हेयर में बाहर आती है। उन्हें देखकर निशा, वैसे आप दोनों ही बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बड़ी भाभी की सादगी का तो क्या ही कहना, साड़ी में भी एकदम कमाल लगती है। निशा, तुम जेठानी जी की कितनी ही तारीफ कर लो, लेकिन मॉडर्न लुक से अच्छा कोई लुक हो ही नहीं सकता। और जेठानी जी तो टिपिकल गांव की गवार है, भला मेरा इनसे क्या मुकाबला। छोटी बहू, बड़ी बहू को गवार कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम भले ही मॉडर्न हो, लेकिन मेरी बहू की बराबरी नहीं कर सकती। दोनों भाई अपनी माँ को गुस्से में देखकर बात को संभालते हैं और फिर सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। माया सिलाई की दुकान से कपड़े, गोटे, धागे खरीदती है, जबकि शिल्पा एक महंगी मॉडर्न बुटीक से स्लीवलेस वन पीस ड्रेस खरीदती है। शॉपिंग के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। माया अपने कमरे में जाकर मशीन चलाकर अपने लिए कपड़े सिलने लगती है। तब ममता और निशा वहां आ जाती हैं। ममता अपनी बहू के कपड़े देखकर, अरे वाह माया बहू, ड्रेस तो तुम काफी अच्छी सिल रही हो। और अच्छी हो भी क्यों ना, मेरी बहू है ही इतनी गुनी कि जिस चीज को हाथ लगाए वो अच्छी हो जाती है। तभी शिल्पा वहां आती है और अपनी सास की बात सुनकर ताने मारते हुए, वैसे जेठानी जी, कुछ भी कहो, सिले हुए कपड़े हमेशा सिले हुए ही लगते हैं। मैंने तो अपने लिए इतनी सुंदर डिजाइनर ड्रेस खरीदी है कि पार्टी में सबसे खूबसूरत मैं ही लगूंगी। भाभी, ये तो कल ही पता चलेगा मेहमानों के बीच में कि आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं या बड़ी भाभी के। हाँ हाँ, देख लेना, मुझसे अच्छे कपड़े तो किसी के हो ही नहीं सकते। शिल्पा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और माया वापस से अपने कपड़े सिलने में लग जाती है। अगले दिन सगाई में जाने के लिए माया नीले रंग का बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनती है, जिसमें उसने खुद अपने हाथों से किनारे पर लेस लगाई है, जिसे देखकर निशा, वाह बड़ी भाभी, आप तो अपनी सादगी में कमाल लग रही हैं। आपका ये लहंगा और इस पर गोटा वर्क बहुत जच रहा है। तभी शिल्पा अपने कमरे से बाहर आती है। उसने लाल रंग की स्लीवलेस वन पीस पहनी हुई है, जिसमें उसकी पीठ और कंधे पूरी तरह खुले हुए हैं, जिसे देखकर सावित्री, राम राम, ये क्या बनास्तीन का कपड़ा पहनकर बाहर निकल आई, तो क्या सगाई में ऐसे ही नंगे बदन जाएगी? दादी माँ रहने दीजिए ना, आजकल का फैशन ही ऐसा है। चलिए अब देर हो रही है। सभी लोग सगाई में जाने के लिए निकल जाते हैं। सगाई हॉल में सैकड़ों रिश्तेदार मौजूद हैं। तभी शांति उनके पास आकर, आ गए तुम लोग, आओ। अरे वाह ममता, तेरी बड़ी बहू माया तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कितनी सादगी है इसके अंदर, और इसका ये गोटे वाला लहंगा तो बहुत ही कमाल का है। कहाँ से खरीदा इसे? दीदी, मेरी बड़ी बहू ने बाजार से कपड़े लाकर इसे अपने हाथों से सिला है और गोटा पट्टी भी खुद लगाई है। तभी शांति की बेटी रितिका वहां आकर उनकी बातें सुनते हुए, सच में भाभी, आपका लहंगा तो बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन का लग रहा है। मेरी शादी के बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप मेरे लिए भी ऐसा ही ड्रेस सिल देना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए जरूर सिल दूंगी। तभी दूसरी तरफ खड़ी दो रिश्तेदार औरतें शिल्पा को देखकर आपस में फुसफुसाते हुए, जरा ममता की छोटी बहू को तो देखो, सगाई के शुभ काम में कैसे छोटे और बिना आस्तीन के कपड़े पहनकर आ गई है। हाँ भाई, बड़ी बहू के आगे तो ये छोटी बहू बिल्कुल फीकी और फुहड़ लग रही है। शहर के होकर भी कपड़ों की जरा तमीज नहीं है इसे। उन औरतों की बात निशा और उसकी दोनों भाभियां भी सुन रही थीं। ये सब सुनकर निशा शिल्पा से, देखा छोटी भाभी, सब जगह बड़ी भाभी के हाथों से बने कपड़ों की ही तारीफ हो रही है। इस बार तो कपड़ों के कंपटीशन में बड़ी भाभी जीत गई। शिल्पा अपनी बेइज्जती और रिश्तेदारों के ताने सुनकर गुस्से और जलन से लाल पीली हो जाती है। सगाई का फंक्शन खत्म होता है और सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माया हॉल में आकर सभी से, गांव से मेरे माता पिता और रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है छोटी बहू। सुन, जब गांव के मेहमान घर आए तो तू भी सलीके से साड़ी पहन कर ही बाहर निकलना। शिल्पा बिना कुछ बोले पैर पटकती हुई अपने बेडरूम में चली जाती है। राहुल पीछे कमरे में आता है। तब शिल्पा, मैं कोई नाटक नहीं करूंगी राहुल, मैं जो पहनती हूँ वही पहनूंगी। मैं उन गवारों के सामने साड़ी पहनकर नहीं जाने वाली। शिल्पा, कभी कभी परिवार की खुशी और सम्मान के लिए थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है। शिल्पा राहुल की बात को अनसुना कर देती है। दोपहर में माया के गांव से माता पिता और भाई घर आते हैं। माया उन्हें मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाकर सबको खिलाती है, लेकिन शिल्पा पूरे समय अपने कमरे में बंद रहती है। माया को अकेला काम करता देख राहुल अपने कमरे में जाकर शिल्पा से, शिल्पा, बड़ी भाभी अकेले काम कर रही हैं, अगर तुम उनकी मदद नहीं करवा सकती तो कम से कम बाहर आकर बैठ तो सकती हो। बाहर मेहमान बार बार तुम्हें पूछ रहे हैं, प्लीज तैयार होकर उनके सामने चलो। ऐसा कहकर राहुल बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद शिल्पा एक वेस्टर्न जीन्स टॉप पहनकर बाहर आती है और रूखे मन से सभी को नमस्ते करती है। शिल्पा को इस तरह के कपड़ों में देखकर मेहमान मुंह बनाते हैं और ममता को शर्मिंदा होना पड़ता है। उनके जाने के बाद ममता शिल्पा से, बहू, तुम्हें थोड़ी तो समझ होनी चाहिए, मेहमानों के सामने जीन्स टॉप में आ गई। क्या तुम अपने परिवार के लिए अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदल सकती? शिल्पा बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कॉलोनी के मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे मोहल्ले की औरतें और कॉलेज की लड़कियां वहां मौजूद हैं। माया ने सुंदर साड़ी में अपने हाथों से सितारे जोड़कर बहुत ही आकर्षक पल्लू बनाया है, जबकि शिल्पा शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर मंदिर परिसर में घूम रही है। उसे देखकर कॉलेज की 2 लड़कियां मजाक उड़ाते हुए, अरे देखो तो, ये वही ममता आंटी की छोटी बहू है ना। आंटी तो रोज हमारे कपड़ों पर ताने मारती थी। हाँ यार, अब देखो अपनी ही बहू को कैसे छोटे कपड़ों में पूरे मोहल्ले में घुमा रही है। अब कहाँ गई आंटी के संस्कार। लड़कियों की बात सुनकर ममता के बगल में खड़ी प्रतिभा ममता से, सही कह रही है ये लड़कियाँ, पूरी कॉलोनी में तुम्हारी थू थू हो रही है। अरे संस्कार ना सही तो अपनी बहू को ढंग के कपड़े पहनाना तो सिखा सकती हो। ममता ये सब सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। ये देखकर जहां शिल्पा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां माया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन महेश हॉल में बैठकर सभी से बातें करते हुए, भाई, हमारी शादी की 50वीं सालगिरह आ रही है और हम इस बार इस सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सभी आएंगे। हाँ पापा जी, मैं आज से ही साफ सफाई और मेहमानों की लिस्ट बनाने की तैयारी में जुट जाती हूँ। छोटी बहू, तू भी तो बता कि तू सालगिरह के कार्यक्रम में क्या जिम्मेदारी लेगी। मेरी तो पहले से ही बहुत जिम्मेदारी है दादी माँ। मैं उस दिन के लिए अपने लिए महंगी ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करूँगी और पार्लर जाऊँगी। सिर्फ अपने लिए सोचेगी? दादी माँ, मुझे लगता है कि इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, बाकी दुनिया तो बाद में आती है। शिल्पा इतना बोलकर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। ये देखकर राहुल मनी मन, शिल्पा सच में सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, उसे मेरे घर वालों की कोई परवाह नहीं है। सालगिरह की तैयारियां जोरों पर हैं। माया पूरे घर की साफ सफाई और सजावट में दिन रात लगी रहती है। रात के खाने के समय सावित्री शिल्पा से, छोटी बहू, एक बात का ध्यान रखना, सालगिरह में बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं। तू कोई छोटे कपड़े मत पहनना, वरना घर की बेइज्जती होगी। दादी माँ, मॉडर्न कपड़े पहनना कोई गुनाह नहीं है। मैं गांव की देहाती गवार नहीं हूँ। मैं मॉडर्न कपड़े ही पहनूंगी, क्योंकि मॉडर्न कपड़ों की वाइब ही अलग होती है। ये सुनते ही अब तक शांत रहने वाली बड़ी बहू माया का दिमाग खराब हो जाता है। वो पहली बार कड़क आवाज में शिल्पा से, देवरानी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना स्मार्ट होता है? गांव की लड़कियां किसी मामले में शहर की लड़कियों से कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बेहतर होती है। ये तो आपको देखकर ही समझ में आता है जेठानी जी। टू मच ओल्ड फैशन। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। सालगिरह के फंक्शन में आप अपने तरीके का मॉडर्न ड्रेस पहनिए और मैं अपने तरीके का पारंपरिक ड्रेस। आप शर्त लगा रही है मुझसे? हाँ, शर्त लगा रही हूँ। अगर आप जीत गई तो मैं पूरी ज़िंदगी वैसे ही कपड़े पहनूंगी जैसे आप चाहेंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो आपको पूरी ज़िंदगी वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे जैसे मैं पहनती हूँ। इतनी सी बात, आप और आपके जैसी 10 गांव की गवार औरतें भी मिलकर मुझसे नहीं जीत सकती। मंजूर है मुझे ये शर्त। शर्त लग जाने के बाद घर में सालगिरह की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। दोनों बहुएं अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। शिल्पा शहर के एक नामी फैशन डिजाइनर के बुटीक जाकर अपने लिए एक बेहद महंगी ड्रेस का ऑर्डर देती है।
वहीं दूसरी तरफ माया बाजार से खुद अपनी पसंद का कपड़ा, भारी गोटा, लेस और सितारे खरीद कर लाती है। वो दिन रात सिलाई मशीन पर बैठकर बड़े लगन के साथ अपने हाथों से ड्रेस सिलने में जुटी हुई है। तभी उसे देखकर शिल्पा, जेठानी जी, आप अपने सिले हुए कपड़ों को पहनकर मुझसे जीतेंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। छोटी भाभी, आप इतना घमंड मत दिखाइए। परसों सालगिरह के फंक्शन में ही पता चलेगा कि किसकी तारीफ ज़्यादा होती है और किसके कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देख लेना निशा, कौन जीतता है। इस देहाती के सिले हुए कपड़ों के आगे मेरी डिज़ाइनर ड्रेस ही सबसे बेस्ट लगेगी। शादी की सालगिरह का दिन आ जाता है। ममता और महेश की 50वीं सालगिरह का भव्य कार्यक्रम घर के बाहर एक बड़े से सजे हुए गार्डन में चल रहा है। रंग बिरंगी लाइटों, फूलों की सजावट है और गार्डन में रिश्तेदार, दोस्त और गांव से आए मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीच में एक बड़ी सी मेज पर सुंदर सा 50वीं सालगिरह का केक रखा हुआ था। महेश बेटा, देख कितनी बढ़िया रौनक लगी है। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग आ गए हैं। हाँ माँ, सब आपकी और भगवान की कृपा है। बस अब दोनों बहुएं आ जाएं तो केक काटना शुरू करें। तभी सबकी नजरें गार्डन के दरवाजे पर टिक जाती हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ गार्डन में प्रवेश करती हैं। शिल्पा ने लाल रंग का लॉन्ग वन पीस गाउन पहना है जिसमें साइड से बड़ा सा स्लिट लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू माया ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ एक बेहद खूबसूरत और नए स्टाइल का लाचा पहना है, जो बीच में से सादा है लेकिन किनारों पर बहुत ही भारी और सुंदर गोटा लेस लगी हुई है। अरे वाह, जरा बड़ी बहू माया को तो देखो, कितनी खूबसूरत और संस्कारी लग रही है। हाँ बहन, इसका ये लाचा तो कितना यूनिक और प्यारा लग रहा है। ऐसा डिजाइन तो बाजार में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ममता, तेरी बड़ी बहू तो सच में लाखों में एक है। क्या गजब का पहनावा और सादगी है इसकी। शिल्पा चलते चलते आसपास की औरतों की बातें सुन लेती है। हर कोई सिर्फ माया के लाचे और उसकी सादगी की ही तारीफ कर रहा होता है। ये क्या, सब लोग फिर से इसी देहाती की तारीफ क्यों कर रहे हैं? मेरी इतनी महंगी डिजाइनर ड्रेस किसी को दिखाई नहीं दे रही क्या? अपनी बुराई और जेठानी की तारीफ सुनकर शिल्पा का ध्यान भटक जाता है। ज्यादा ऊंची हील्स होने की वजह से और टाइट स्लिट गाउन होने के कारण उसका पैर मुड़ जाता है और वो अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। गिरते ही शिल्पा की महंगी गाउन साइड से बुरी तरह फट जाती है और उसकी हील्स टूट जाती हैं। वहां मौजूद कुछ लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शिल्पा शर्म से पानी पानी हो जाती है। माया तुरंत शिल्पा को सहारा देकर उठाती है और उसे भीड़ से बचाकर सीधे अपने बेडरूम में ले जाती है। देवरानी जी, आप रोना बंद करिए। आपको चोट तो नहीं लगी? जेठानी जी, मेरी इतनी महंगी ड्रेस फट गई। बाहर सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अब बाहर कैसे जाऊंगी? माया मुस्कुराती है और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से एक बहुत ही सुंदर नए स्टाइल का लहंगा लाचा निकालती है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा माया ने खुद पहन रखा है। घबराइए मत देवरानी जी, आप इस घर की छोटी बहू हैं। जब मैं अपने लिए लाचा सिल रही थी तो मैंने एक नहीं बल्कि 2 लाचे सिले थे, एक अपने लिए और एक आपके लिए। क्या आपने मेरे लिए भी ड्रेस सिला था? लेकिन मैं तो हमेशा आपसे बदतमीजी करती थी और आपको देहाती कहती थी। अपनों से कैसी शिकायत देवरानी जी, मुझे पता था कि कभी ना कभी आपको भारतीय पहनावे की सादगी समझ आएगी। लीजिए, इसे पहनकर तैयार हो जाइए। शिल्पा अपने आंसू पोंछकर वो लाचा पहनती है और सिर पर सलीके से दुपट्टा ढकती है। तभी ननद निशा कमरे में आती है और शिल्पा को देखकर चौंक जाती है। वाह छोटी भाभी, आप तो सचमुच इस लाचे में बहुत ही सुंदर लग रही है। इससे ज्यादा सुंदर तो आप पहले कभी नहीं लगी। शिल्पा आईने के सामने खड़ी होती है और आईने में खुद का सादा और संस्कारी रूप देखकर उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकलते हैं। वो तुरंत मुड़कर माया से, मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, आपकी सादगी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट जेठानी हैं। कोई बात नहीं देवरानी जी, बस आपने इस परिवार के प्यार और संस्कारों को समझ लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अब चलिए, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। माया और शिल्पा दोनों एक जैसे खूबसूरत लाचे पहनकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए गार्डन में आती हैं। दोनों को एक साथ खुश और संस्कारी रूप में देखकर पूरा परिवार और सारे मेहमान तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह, अब देखो जरा, दोनों देवरानी जेठानी को एक जैसी पोशाक में तो दोनों बिल्कुल जुड़वा बहनों जैसी लग रही है। बिल्कुल सही कहा, अब लग रही है दोनों देवरानी जेठानी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक। ममता अपनी दोनों बहुओं को देखकर खुश हो जाती है और अपने पति से, आज मेरा दिल खुश हो गया। मेरी बड़ी बहू ने आखिर मेरी छोटी बहू को संस्कार और परिवार की अहमियत का पता बता ही दिया।
भगवान मेरी दोनों बहुओं को हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रखे। शिल्पा को देखकर राहुल भी बहुत खुश हो जाता है और शिल्पा का हाथ पकड़ते हुए, हे शिल्पा, तुम तो सचमुच आज बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी इस बदली हुई ड्रेस ने तुम्हारे चेहरे के भाव भी बदल दिए हैं, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ राहुल, आज मैंने जेठानी जी से रिश्तों को हर हाल में निभाना सीखा है और मैं ये सबक जीवन भर याद रखूंगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस समय रहते मेरी आंखें खुल गई। ये सुनकर पीछे खड़ी सेजल, भाई वानिशा, आज तो तुम्हारी दोनों भाभियां लाजवाब लग रही है। मेरी भाभियां सिर्फ लाजवाब नहीं है बल्कि लाजवाब का भी जवाब है। निशा का ये डायलॉग सुनते ही पूरा परिवार और सारे मेहमान जोर जोर से हंस पड़ते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद ममता और महेश एक साथ 50वीं सालगिरह का केक काटते हैं। दोनों बहुएं माया और शिल्पा पूरे परिवार को अपने हाथों से केक खिलाती हैं। दादी सावित्री दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लेती हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है।